नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बिहार बोर्ड के सभी छात्र जिनका कल दिनांक 6 फरवरी 2023 को जीव विज्ञान की परीक्षा होनी है, उन सभी छात्रों के लिए मैंने एक मॉडल पेपर तैयार किया है और उम्मीद ये करता हूँ कि 80% क्वेश्चन इस मॉडल पेपर से आ जाएंगे। यकीन मानिएगा, आप इनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। मेरा पूरा विश्वास है कि यहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और जिन्होंने वर्ष भर पढ़ा है, अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं है। वो देखते ही पहचान जाएंगे कि ये टॉपिक तो इम्पॉर्टेंट था ही, वो तैयार भी किए होंगे। अच्छा, वो भी छात्र जो वर्ष भर पढ़े हैं अच्छे से, जिन्होंने इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं याद किया है, नहीं समझा है, तो उसको भी यहाँ पर समझ लीजिएगा। खासकर वे छात्र जो पूरे वर्ष नहीं पढ़े हैं और जो चाहते हैं कि उन्हें एक छोटा सा ट्रिक मिल जाए कि कैसे आपका पेपर सॉल्व हो जाए, आप पासिंग मार्क्स तक पहुंच जाओ या आप अच्छे मार्क्स ला पाओ, तो उनके लिए तो ये मॉडल पेपर बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। ये मॉडल पेपर जैसा आपका बोर्ड के एग्ज़ाम आता है, जिसमें एक आपका सेक्शन होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जिसमें आपको 70 क्वेश्चन दिए जाते हैं वैकल्पिक, उसमें से सिर्फ 35 आपको करना होता है। उसके बाद खंडबा आता है, जिसमें आपको 10 लघु उत्तरीय प्रश्न करना होता है। 20 प्रश्न दिए होते हैं, 10 करने होते हैं। और आपके 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिनमें से आपको सिर्फ 3 करने होते हैं। तो अभी मैं वैकल्पिक प्रश्नों को नहीं यहाँ पर प्रोवाइड करा पाया हूँ, क्योंकि उसको छांटना एक चैलेंजिंग है। कहीं से भी पूछ सकते हैं वैकल्पिक प्रश्न, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को रखने की। तो इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। अभी जो मॉडल पेपर मैं आपको सॉल्व कराऊँगा वो होगा लघु उत्तरीय प्रश्नों का, यानी जो आपसे 20 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से सिर्फ 10 आपको करना होता है, उनके संभावित प्रश्नों को मैं यहाँ पर आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो पहले आप लघु उत्तरीय प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए कि जो संभावित है, जिनके आने के चांसेस हैं। उसके बाद आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताए जाएंगे कि जिनके आने के चांसेस हैं, उनको सॉल्व कराया जाएगा। उसके बाद आपको वैकल्पिक प्रश्नों का भी मॉडल पेपर दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक मॉडल पेपर तैयार किया है। वे सभी छात्र जो वर्ष भर अच्छे से पढ़े हैं, वो देख लें कि ये प्रश्न कौन कौन से हैं। अगर आपने ये सारे प्रश्न तैयार कर रखा है तो आप टाइम वेस्ट मत करें। आप इनको अगर पढ़ चुके हैं तो आप अन्य चीज़ों को पढ़ें अपनी बुक से। और जो वर्ष भर नहीं पढ़े हैं, जिनको अच्छे नंबर लाना है, तो वे ये क्वेश्चन तो जरूर सॉल्व कर लें। अभी मैंने वैकल्पिक प्रश्न छोड़ा है। लघु उत्तरीय प्रश्न में संभावित प्रश्न है, यहाँ पर मैंने 20 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं, जिनकी संभावना 90% है आपके कल के एग्जाम में आने की। सबसे पहला क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है वो है आनुवंशिक रूपांतरित जीव, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। उदाहरण में आपको पीड़क प्रतिरोधी पौधों को बताना है। देखिए, मैंने जानबूझ के एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन का समारूप रखा है। हो सकता है आपसे केवल ये पूछ लिया जाए कि जीएमओ पर प्रकाश डालिए या आनुवंशिक रूपांतरित जीव क्या होता है। हो सकता है आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाए कि पीड़क प्रतिरोधी पौधे क्या होते हैं। तो एक ही क्वेश्चन में 2 को मैंने इन्वॉल्व कर दिया है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। इनको समझेंगे तो ये भी समझ में आ जाएंगे। दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि अनुकूलन क्या है। तो तीसरा, प्रतिबंधन एंजाइम क्या है। वे सभी छात्र जो इन क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि दोबारा अगर देखने का मन है तो पढ़ लीजिए, और नहीं मन है तो आप किसी और क्वेश्चन को तैयार करिए, अगर ये क्वेश्चन आपके तैयार हैं तो। ठीक है, जिनका नहीं तैयार है वो जरूर इन प्रश्नों को तो आप जरूर पढ़ के जाना। मैं बता रहा हूँ, आपका 90% क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। उसके बाद क्वेश्चन है मनुष्य में किन्हीं 3 गुणसूत्रीय विकार का वर्णन करिए। देखिए, 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके में बोर्ड में। एक तो गुणसूत्रीय विकार क्या होता है, इसी में इंक्लूड हो जाएगा। दूसरा जो है, ये 3 आपके जो गुणसूत्रीय रोग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम खूब पूछे जाते हैं, तो ये मैंने रखा है। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल को परिभाषित करिए। हो सकता है आपसे खाद्य जाल के बारे में पूछ ले, हो सकता है आपसे खाद्य श्रृंखला के बारे में पूछ ले। आपके में लैंग्वेज अलग दे देते हैं, खाद्य की जगह पर आहार श्रृंखला लिखते हैं। तो आहार श्रृंखला हो चाहे खाद्य श्रृंखला हो, बात एक ही होती है। आहार जाल हो चाहे खाद्य जाल हो, बात एक ही होती है। नेक्स्ट, एलर्जी क्या है, इसके लक्षणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। एक प्रारूपिक प्रतिरक्षी का नामांकित चित्र बनाइए व उसके कार्यों का वर्णन करिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है, भारत में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट का नाम बताइए। मरुस्थलीय पौधों की पारिस्थितिक अनुकूलन का वर्णन करिए। शराब या अल्कोहल के दुष्परिणाम का वर्णन कीजिए। बिहार से हैं तो अल्कोहल के बारे में तो पूछा जाना बहुत लाजमी है, क्योंकि सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर इसका प्रभाव है। डीएनए प्रतिकृति के लिए आवश्यक एंजाइम तथा उनके कार्यों का वर्णन करिए। सूक्ष्म परिवर्धन क्या है, इस विधि द्वारा पौधों के उत्पादन के मुख्य लाभ क्या है। स्वास्थ्य संरक्षण क्या है, वयस्थानीय संरक्षण क्या है। मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र में 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, मादा के अंडाशय का चित्र इंपॉर्टेंट है।
एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी का चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। पारजीनी जंतु क्या होते हैं, आभासी फल और वास्तविक फल क्या है, और बिना निषेचन के फल के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जीन उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, समजात और असमजात अंग कौन से होते हैं। इतने तो हो गए आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। अब टिप्पणियाँ आपसे पूछ दी जाती हैं, तो टिप्पणियों में मैंने आपको 10 टिप्पणियाँ रखी हैं। ये 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चांस है आपके आने का। क्लोनिंग संवाहक, क्लोनिंग स्थल, अपूर्ण प्रभाविता, सप्रभाविता, जीन विनिमय, अमीबता, टाइफाइड रोग, मलेरिया रोग, अंतः प्रजनन, बायोपायरेसी या जैविक चोरी। इतने क्वेश्चन अगर आपने शॉर्ट में पढ़ा है लघु उत्तरीय में, तब तो आप बेफिक्र रहो, और नहीं पढ़ा है तो पढ़ जरूर लेना। मैं बता रहा हूँ, कल के पेपर में आप देख लेना 80% से ऊपर क्वेश्चन इनसे आ जाएंगे। अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आपसे 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 क्वेश्चन आपको करना होगा। तो उनमें भी संभावित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको मैंने रखा है। सबसे पहला, मत्स्य पालन क्या है, इनके उपचार की किसी एक विधि का संक्षिप्त विवरण दीजिए। वाटसन क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए की संरचना का वर्णन कीजिए। वाहित मल उपचार संयंत्र की क्रियाविधि बताइए। जैव प्रौद्योगिकी तकनीक का संक्षिप्त में विवरण दीजिए तथा चिकित्सा के क्षेत्र में इसका वर्णन कीजिए। तो देखिए 2 तरह के क्वेश्चन है, एक जैव प्रौद्योगिकी तकनीक का वर्णन और दूसरा चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण हेतु गर्भाधान की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। और आखिरी क्वेश्चन है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैव उर्वरक से आप क्या समझते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, 90% संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको सारे मिल जाएंगे। अगर आपने ये पढ़ लिया है, निश्चिंत रहिए, आप अन्य किसी क्वेश्चन की तैयारी करिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है, कोई भी क्वेश्चन इसमें से छूट रहा है तो जरूर पढ़िए। और अगर किसी बच्चे ने इस वर्ष भर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इतना तैयार कर लेना, आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। आइए अब हम शुरू करते हैं सबके प्रश्न। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस कराऊंगा, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न के सभी उत्तर को मैं आपको कराऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आनुवंशिक रूपांतरित जीव यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। आनुवंशिक रूपांतरित जीव क्या है, उदाहरण में पीड़क प्रतिरोधी पौधों का वर्णन कीजिए। आनुवंशिक रूपांतरित जीव ऐसे जीव जिनके डीएनए को जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से उसमें परिवर्तन किया गया और उसमें वांछित लक्षण उत्पन्न किए गए, ये जीव आनुवंशिक रूपांतरित जीव कहलाते हैं। ऐसे जीव, अब वो जीव चाहे जो भी हो, पौधा भी हो सकता है, जीवाणु भी हो सकता है, कवक भी होते हैं, जंतु भी हो सकते हैं। पौधे, जीवाणु, कवक या जंतु जिनके जीन्स यानी डीएनए पर उपस्थित जीन्स में आनुवंशिक इंजीनियरिंग के द्वारा परिवर्तन किया गया हो, आनुवंशिक रूपांतरित जीव कहलाते हैं। अब यहीं से आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो ये शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, आनुवंशिक जीव क्या होते हैं, तो वे जीव जिनके जीन्स में आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा परिवर्तन किया गया हो, आनुवंशिक रूपांतरित जीव कहलाते हैं। दूसरा, ऐसे भी पूछा जाता है कि पारजीनी जंतु क्या होते हैं, तो वो भी इसी पे आते हैं। ऐसे जीव, ऐसे जंतु जिनके जीन्स को आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा परिवर्तित करके वांछनीय लक्षण उत्पन्न किया गया हो, पारजीनी जंतु कहलाते हैं। तीसरा, आनुवंशिक रूपांतरित फसल क्या होते हैं, तो फिर वही बात कि ऐसे फसल जिनमें उन पौधों के जीन्स में आनुवंशिक इंजीनियरिंग की मदद से परिवर्तन किया गया हो, आनुवंशिक रूपांतरित फसल कहलाते हैं। तो 3 क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाते हैं। ठीक, जीव पूछा गया है तो जीव को बता दीजिए कि ऐसे जीव जिनके जीन्स आनुवंशिक इंजीनियरिंग के द्वारा परिवर्तन किया गया हो, आनुवंशिक रूपांतरित जीव कहलाते हैं। आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा फसली पौधों की आनुवंशिकी में फेरबदल करके अर्थात वांछित गुण वाले जीन को प्रवेश कराकर उनकी नई किस्में विकसित की जा सकती हैं जिनमें वांछित गुण उपस्थित हो, ऐसी विजातीय जीन वाली फसलें आनुवंशिक रूपांतरित फसलें कहलाते हैं। सिंपल सी बात है कि फसल में हम जीन्स को परिवर्तित कर देते हैं जिससे वांछित गुण उत्पन्न हो। जैसे मान लो कि हम चाहते हैं कि कोई पौधा बहुत ज़्यादा वृद्धि करे, तो उसमें वृद्धि करने वाला जो जीन है उसका समावेश कर देंगे उस पौधे के अंदर, तो ये क्या कहलाता है, रूपांतरित फसल, आनुवंशिक रूपांतरित फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसी में कि पीड़क प्रतिरोधी पौधों का वर्णन करिए। पीड़क प्रतिरोधी क्या होते हैं, देखिए पीड़क का मतलब होता है पेस्ट, ऐसे कीड़े मकोड़े जो फसलों को नष्ट करते हैं। तो इन पौधों को उन कीट मकोड़ों से बचाने के लिए हम फसलों को उनके प्रति प्रतिरोधी बना देते हैं। कैसे, बीटी कॉटन, आपने सुना है कपास का एक पौधा जिसमें हमने आनुवंशिक इंजीनियरिंग के द्वारा फेरबदल किया उसके जीन्स में, और वो कपास का पौधा इस तरह से बन चुका है कि कोई कीड़ा मकोड़ा उस पर नहीं लग पाता। क्यों नहीं लग पाता, क्योंकि आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा उन कीड़ों मकोड़ों को मारने वाले प्रोटीन को बनाने वाले जीन्स का समावेश उनमें किया गया। अब ये जो प्रोटीन है जो जहर का काम करता है कीड़े मकोड़ों में,
उसका जीन्स कहाँ से निकाला गया? तो निकाला गया बैसिलस थुरिनजेनेसिस नामक बैक्टीरिया से। उस जीवाणु में एक टॉक्सिक उत्पन्न करने वाला जीन पाया जाता था जिसका नाम है क्राइजीन। उस क्राइजीन को कपास के पौधे में इंसर्ट कराया गया, जिससे कपास के पौधे में भी वो जहर यानी विषाक्त प्रोटीन बनने लगा। तो अब कोई भी कीड़ा मकोड़ा जरा सा भी कॉटन के पौधे को खाएगा तो वो मर जाता है। इस प्रकार से वो पौधा पीड़क प्रतिरोधी हो गया, यानी किसी भी कीड़े मकोड़े से उसकी सुरक्षा हो जाती है। तो पीड़क प्रतिरोधी फसल क्या होते हैं? ऐसी फसलों को विकसित करना जिन्हें पीड़कनाशी रसायन की आवश्यकता ना पड़े। जैसे हम कीड़ मकोड़ों मारने के लिए रसायन का छिड़काव करते थे खेतों में, तो अब उसकी आवश्यकता ना पड़े, वो खुद ब खुद कीट मकोड़ों को मारने में सक्षम हो, जिससे रासायनिक पीड़कनाशियों का उपयोग कम किया जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अनेक आनुवंशिक रूपांतरित फसलें तैयार की गई, जैसे बीटी कपास, बीटी मक्का आदि। इन फसलों में विषाक्त प्रोटीन उत्पन्न करने वाले बीटी जीन को प्रवेश कराया गया और इस उद्देश्य से की पूर्ति की गई, जिससे कि ये पीड़क प्रतिरोधी बन सकें। इसी प्रकार से कवक प्रतिरोधी पौधों में काइटिनेज एंजाइम के जीन का समावेश किया गया, जिससे कोई कवक उस पर नहीं लग पाता, जिसके कारण पौधे कवक प्रतिरोधी हो जाते हैं। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, जिसमें आपने जाना कि पीड़क प्रतिरोधी पौधे क्या होते हैं, फसल क्या होती हैं, और दूसरा आनुवंशिक रूपांतरित जीव क्या होती हैं। वे जीव जिनका जीन्स आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा परिवर्तित करके वांछनीय गुण उत्पन्न कराया गया हो, ऐसे जीव को आनुवंशिक रूपांतरित जीव कहते हैं। ऐसी फसलों को जिनमें उनके जीन्स को आनुवंशिक रूपांतरण विधि द्वारा, आनुवंशिक इंजीनियरिंग विधि द्वारा परिवर्तित किया गया हो, जिससे उनमें वांछनीय गुण उत्पन्न हो सके, आनुवंशिक रूपांतरित फसल कहलाते हैं। पीड़क प्रतिरोधी पौधे क्या कहलाते हैं? ऐसे पौधे जिनमें विषाक्त प्रोटीन उत्पन्न करने वाले जीन का समावेश करके उन्हें पीड़क प्रतिरोधी बनाया गया हो, पीड़क प्रतिरोधी पौधे कहलाते हैं। उदाहरण बीटी कॉटन, बीटी टमाटर, बीटी मक्का, बीटी आलू, बहुत सारे, बीटी भिंडी वगैरह सब। अनुकूलन क्या होता है? अडॉप्टेशन। किसी भी जीव का अपने वातावरण में ढल जाना ही अनुकूलन कहलाता है। यानी जैसे ही अगर कोई जीव अगर अनुकूलन उसमें नहीं होता तो वो जीवित नहीं रह पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है तो कोई जीव ऐसा है जो ठंड नहीं बर्दाश्त कर पाता तो वो मर जाएगा, तो उसके अंदर अनुकूलन नहीं होता। अनुकूलन का मतलब होता है कि जीव का एक आंतरिक गुण जो उसे अपने परिवेश में, अपने वातावरण में रहने में सक्षम बनाता है, अनुकूलन कहलाता है। यह जीव का एक ऐसा गुण है, वो आकारिकीय, कारिकीय या व्यवहारिक भी हो सकता है, जो उसे अपने आवास में जीवित बने रहने और जनन करने योग्य बनाता है। अनेक अनुकूलन लंबे समय के विकास की यात्रा के बाद विकसित हुए हैं और आनुवंशिकता स्थिर हो गए हैं। जल के बाह्य स्रोत ना होने पर उत्तरी अमेरिका के जो मरुस्थल में कंगारू चूहा है, अपनी जल की आवश्यकता की पूर्ति अपनी आंतरिक वसा के ऑक्सीकरण से पूरी करने में सक्षम है। देखिए, रेगिस्तान में जल की बहुत कमी होती है, कैसे कोई जी पाएगा? लेकिन एक चूहा है, कंगारू चूहा, जो उस आवास में भी रहने के लिए सक्षम है, क्योंकि वो वहाँ के वातावरण के अनुकूल हो गया है। उसको पानी ना भी मिले तो कोई चलेगा, क्योंकि उसके अंदर जो भी वसा है उसके ऑक्सीकरण के द्वारा वो जल प्राप्त कर लेता है। इसमें अपने मूत्र को सांद्रित करने की भी क्षमता होती है, यानी मूत्र के द्वारा कम से कम पानी का वो ह्रास करता है, जिससे उत्सर्जित पदार्थों को हटाने के लिए जल की न्यूनतम आयतन काम में लाई जाती है। अब अनेक मरुस्थलीय पौधों को देख लीजिए। मरुस्थलीय पौधे वे पौधे होते हैं जो ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ पर जल की बहुत कमी होती है, शुष्क स्थान में पाए जाते हैं, जैसे कैक्टस, नागफनी। तो इनमें क्या होता है, जल की हानि को कम करने के लिए इनके शरीर में भी बहुत सारे ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो उनको उस वातावरण में रहने में सक्षम बनाते हैं। जैसे मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां नहीं पाई जाती, क्योंकि पत्ती पाई जाएगी तो वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल का ह्रास करेंगे, तो पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। तने मोटे मांसल हो जाते हैं, जिससे उनमें जल का संचय हो और चीज़ों का संचय हो, भोज्य पदार्थों का संचय हो। तने उनमें प्रकाश संश्लेषण का भी काम करने लगते हैं। इनमें रंध्र गड्ढों में धंसे होते हैं, जो दिन के समय बंद होते हैं, रात्रि के समय खुलते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आधी दिन में आधी रात में होती है, जिसे हम कैम साइकिल कहते हैं, क्रसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल कहते हैं। मरुस्थलीय पौधों की सतह पर मोटी उपत्वचा, उनकी पूरी त्वचा पर एक क्यूटिकल नामक परत पाई जाती है जो जल के हानि से उन्हें बचाती है। नीरियम जैसे पौधों में एपिडर्मिस बहुस्तरीय होती हैं, यानी नीरियम एक ऐसा पौधा है जिनका जो बाहरी त्वचा है, बाहरी स्तर, कई स्तर पाए जाते हैं, जिससे कि जल की हानि ना हो पाए। पत्तियों में गर्ती रंध्र यानी धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की न्यूनतम हानि हो। मांसल पौधों में प्रकाश संश्लेषण हेतु क्रसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल पाया जाता है, जिसके कारण वे रंध्र को दिन में बंद रखते हैं, रंध्र को दिन के समय बंद रखते हैं।
कुछ मरुस्थलीय पौधों जैसे नागफनी, कैक्टस आदि में पत्तियां नहीं होती, वे कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं, अतः वाष्पोत्सर्जन प्रभावी रूप से कम होता है और प्रकाश संश्लेषण अर्थात भोजन निर्माण का कार्य हरे चपटे तनों द्वारा होता है। तो इतना आपने समझ लिया कि मरुस्थलीय पौधों में अनुकूलतम क्या होती हैं, वे अपने आवास में जीवित रहने के लिए क्या क्या परिवर्तन करती हैं। पहला कि उनकी पूरी त्वचा पर क्यूटिकल नामक परत पाई जाती है जिससे जल की हानि कम होती है। दूसरा, उनमें गढ़ती रंध्र पाए जाते हैं, यानी रंध्र गड्ढों में धंसे होते हैं जिससे वाष्पोत्सर्जन कम होता है। साथ ही इनमें कैम साइकिल पाया जाता है जिसके द्वारा दिन के समय रंध्र बंद होते हैं, क्योंकि दिन के समय अगर रंध्र खुले रहेंगे तो प्रकाश की मात्रा पड़ती है उन पर, जिससे जल की हानि होगी। ठीक, ये चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम। ये प्रतिबंधन एंजाइम क्या होता है? तो प्रतिबंधन एंजाइम मुख्य रूप से प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम वे एंजाइम जो डीएनए को एक विशिष्ट स्थान पर काटते हैं। जैसे डीएनए है डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटने वाले, वो विशिष्ट स्थान क्या होता है? डीएनए पर पाए जाने वाली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोम्स पर काटने वाले एंजाइम्स एंडोन्यूक्लियस कहलाते हैं। अब ये पैलिंड्रोम्स सीक्वेंस क्या होते हैं? जैसे एक ऐसा सीक्वेंस जो किधर से भी पढ़ो समान दिखाई देता है, GAATTC, ठीक है, CTTAAG। अब चाहे इधर से पढ़िए GAATTC CTTAAG, चाहे इधर से पढ़ो वही मतलब आएगा, GAATTC CTTAAG। तो ऐसे सीक्वेंस को पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहते हैं। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इसी पैलिंड्रोम सीक्वेंस पर डीएनए को कट करता है। ये डीएनए द्विक यानी डीएनए डुप्लेक्स को विशेष न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम पर इस प्रकार टुकड़ों में तोड़ते हैं कि उनके दोनों रज्जु के विमुख सिरों पर कुछ आयुग्मित क्षार होते हैं। इन स्वतंत्र आयुग्मित सिरों को चिपचिपे सिरे कहते हैं। अब ये बहुत डिटेल है, तो आपको जहाँ पढ़ाया गया था वहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से बताया गया होगा। अगर आप पढ़े हैं तो समझ में आएगा, नहीं पढ़े हैं तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है, याद कर लीजिएगा। चिपचिपे सिरे यानी स्टिकी एंड कहलाते हैं। इन पर न्यूक्लियोटाइड्स के पैलिंड्रोम्स होते हैं। इन स्थानों पर डीएनए के दोनों वलयकों के आयुग्मित दिशा में न्यूक्लियोटाइड्स का अनुक्रम समान होता है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे EcoR1 होता है, हिंद थर्ड होता है, SAL1 होता है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है? उस एंजाइम का नामकरण उस जीव के नाम के अकॉर्डिंग किया जाता है जिससे वो प्राप्त होते हैं। जैसे EcoR1 है, तो EcoR1 जो प्रतिबंधन एंजाइम है वो पाया जाता है इस्चेरिचिया कोलाई नामक जीवाणु से। तो इस्चेरिचिया का ई प्रयोग कर लेते हैं, कोलाई मतलब CO यूज कर लेते हैं, और R उसका प्रभेद होता है जहाँ से वो प्राप्त किया जाता है, और उसमें रोमन अंक दर्शाता है कि कितने बार में उसे प्राप्त किया गया। इन एंजाइमों के नामकरण में परंपरा अनुसार नाम का पहला वंश और दूसरा एवं तीसरा शब्द प्रोकैरियोटिक कोशिका की जात से लिए गए जिनसे वे पृथक किए गए। जैसे EcoRI है, इस्चेरिचिया कोलाई से प्राप्त किया गया है, तो EcoR1 में वर्ण R जो है प्रभेद के नाम से लिया गया है। नाम के बाद रोमन अंक उस क्रम को दर्शाते हैं जिससे जीवाणु के प्रभेद से एंजाइम पृथक किए गए थे। एक ही प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटे हुए डीएनए, सभी डीएनए के जो चिपचिपे सिरे होते हैं वो एक समान होते हैं जिससे चिपक सकें। अच्छा, इसका भी आपको PDF मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पर। आप नीचे दिए गए लिंक पर एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है इसका। आप अच्छे से पढ़ लीजिए, कल के परीक्षा के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो जाइए। एक समान सिरे से प्राप्त करने के लिए वाहक डीएनए और स्रोत डीएनए के अणुओं को एक ही प्रतिबंधन एंजाइम से काटा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में आपने पढ़ा है कि जब हम किसी विजातीय जीन को किसी वेक्टर से जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए ज़रूरी है कि दोनों को एक ही प्रकार के प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटें जिससे दोनों के चिपचिपे सिरे समान हो, जिससे वे आपस में जुड़ सकें। आंतरिक बैक्टीरिया ई कोलाई में पाया जाने वाला EcoR1 प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम GAATTC क्षारक क्रम को पहचानता है और डीएनए वलय के दोनों रज्जुकों को G तथा A के बीच में काटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में किन्हीं 3 गुणसूत्रीय विकार का वर्णन करिए, यानी गुणसूत्रीय रोगों का बताना है। अब गुणसूत्रीय रोग बहुत सारे होते हैं जिनमें से ये प्रमुख है क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में और उम्मीद है कि यह कल के एग्जाम में आएगा भी, इनमें से एक तो आना तय है। क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम क्या होता है? तो देखिए, इस रोग का वर्णन HF क्लाइनेफिल्टर ने किया था 1942 में। अगर डेट याद होता है, नाम याद होता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना, सिर्फ कारण लिख देना तब भी बहुत है। यह रोग लिंग गुणसूत्रों की एकाधिसूत्रता के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट जरूर लिखिएगा। क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम लिंग गुणसूत्र में एक गुणसूत्र अधिक हो जाने के कारण होता है। आपको पता है कि 44
प्लस XX होता है मादा का गुणसूत्र और 44 प्लस XY होता है नर का गुणसूत्र। तो ये स्त्रियां बनती हैं, ये पुरुष बनते हैं। लेकिन इस रोग में क्या हो जाता है कि एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है, 44 प्लस XXY हो जाता है। तो यहाँ पर 3 लिंग गुणसूत्र हो गए। तो ये नर की तरह भी बनेगा, मादा की तरह भी बनेगा, यानी ऐसे लोग नर और मादा के गुणों से मिक्स होते हैं। यह रोग लिंग गुणसूत्र की एकाधिक सूत्र यानी ट्राइसोमी के कारण होता है, यानी लिंग गुणसूत्र में एक गुणसूत्र के अधिकता के कारण। एकाधिसूत्रता यानी एक अधिक हो जाता है, ठीक, लिंग गुणसूत्र एक अधिक हो जाता है, XXY हो जाता है। इनमें XXY लिंग गुणसूत्र होते हैं, आता है इनमें 44 प्लस XXY गुणसूत्र होते हैं। यह असंजात पुरुष असामान्य अंडों व सामान्य शुक्राणु से, देखिए हो सकता है कि जो अंडाणु है निषेचन के समय वो असामान्य रहा हो, XX वाला हो, और जो शुक्राणु है वो सामान्य रहा हो, Y वाला हो, तब देखिए XX और Y बन सकता है। या हो सकता है कि पुरुष के शुक्राणु में विकृति हो, अंडाणु सही हो, X वाला हो, शुक्राणु में XY गुणसूत्र हो, तब भी यही स्थिति बनेगी XXY। तो ये इसका कारण होता है। निषेचन के फलस्वरूप बनते हैं वे असामान्य अंडे व शुक्राणु X गुणसूत्र के अवियोजन से बनते हैं। लक्षण क्या होता है बताएं, जब इसमें XX और Y तीनों गुणसूत्र पाए जा रहे हैं, यानी XX की वजह से वो मादा की तरह बनेगा और Y गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण वो नर की तरह भी बनेगा, यानी उनका शरीर लंबा चौड़ा होगा। और ऐसे लोग नपुंसक होते हैं, संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते, बंधे कहलाते हैं। इनमें पुरुष और स्त्रियों के लक्षणों का मिश्रण पाया जाता है। Y गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण शरीर लंबा सामान्य पुरुषों जैसा होता है, लेकिन अतिरिक्त X गुणसूत्र के कारण इनके वृषण तथा अन्य जननांग व जनन ग्रंथियाँ अल्प विकसित होती हैं, छोटी होती हैं, जिन्हें हाइपोगोनेडिज्म कहते हैं। इनमें शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता, अतः ये नर बंधे होते हैं। स्त्रियों के समान इनके चेहरे और शरीर पर बाल कम होते हैं और स्त्रियों के समान स्तन भी विकसित हो जाती है, जिस प्रक्रिया को हम गायनेकोमस्टिया कहते हैं। अगला रोग है डाउन सिंड्रोम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 21वें जोड़ी गुणसूत्र की एकाधिसूत्रता के कारण होता है। ये भी गुणसूत्री विकार है जो एक गुणसूत्र के अधिक हो जाने की वजह से होता है। देखिए इनमें क्या होता है, 21वां जोड़ी जो गुणसूत्र है, मान लो AA है 21वां जोड़ी गुणसूत्र, तो इसमें एक और गुणसूत्र आ जाता है, 3 गुणसूत्र आ जाते हैं, तो टोटल गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, 46 पाए जाते हैं। सामान्य पुरुष में एक बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 47 गुणसूत्र हो जाता है। तो इस कंडीशन को कहते हैं डाउन सिंड्रोम। अब इसमें बच्चा कैसा होगा, बच्चे का चेहरा विकृत होगा, आंखें छोटी होंगी और कान बड़े बड़े होंगे, गला गर्दन छोटी होंगी, माथा चपटा होगा, वो ज़्यादा दिन जीवित भी नहीं रह पाता। यह रोग 21वें गुणसूत्र की, अच्छा इस रोग का वर्णन किसने किया था, लैंगडन डाउन ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस रोग का वर्णन लैंगडन डाउन ने किया था और इसे मंगोलियन जड़बुद्धिता भी कहते हैं। तो हो सकता है आपसे इस बार मंगोलियन जड़बुद्धिता के नाम से पूछ लें। तो इस रोग का वर्णन 1866 में किया गया था लैंगडन डाउन के द्वारा, इसे मंगोलियन जड़बुद्धिता पर कहते हैं। यह रोग 21वें गुणसूत्र की एकाधिसूत्रता के कारण होता है, जिसमें 21वें जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है, जिससे कुल गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की एनाफेज में 21वें गुणसूत्र के अवियोजन के कारण अंडे में 23 गुणसूत्र के स्थान पर 24 गुणसूत्र पहुँचते हैं। जब अंडाणु का निर्माण होता है मादा में, तो उस दौरान गड़बड़ी हो जाती है, उसमें गुणसूत्रों के अवियोजन से 24 गुणसूत्र पहुंच जाते हैं अंडाणु में, अर्थात अंडे में 21वें गुणसूत्र की 2 प्रतियां पहुंच जाती हैं। सामान्य शुक्राणु के साथ संयोजन से युग्मनज में 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, 23 गुणसूत्र शुक्राणु से और 24 अंडाणु से। इस प्रकार से कुल 47 गुणसूत्र बन जाते हैं, जिससे अब 21वें जोड़ी की 3 प्रतियां होती हैं। इसमें 23 + 1 अंडाणु से और 23 शुक्राणु से प्राप्त होते हैं। लक्षण देखिए, इस रोग में व्यक्ति का चेहरा मंगोलों जैसा हो जाता है, मंगोल मतलब चाइनीज़ वगैरह जैसा हो जाता है। इसमें कद छोटा, सिर गोल व छोटा, जीभ में खांच होता है, मुंह आंशिक रूप से खुला होता है, छोटा सा खुला होता है, ज़्यादा नहीं खुलता, गर्दन छोटी, माथा चौड़ा, अंगुलियां छोटी हो जाती हैं, ठूंठ के समान हो जाती हैं, हथेली में एक सीमीपन रेखा होती है। इन व्यक्तियों की बुद्धि बहुत मंद होती है, मस्तिष्क अल्प विकसित होता है। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे में से 30% बच्चे 1 वर्ष की आयु तक तथा 50% बच्चे 50 वर्ष की आयु तक 50% बच्चे 5 वर्ष की आयु तक मर जाते हैं। नेक्स्ट आता है टर्नर सिंड्रोम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, लिंग गुणसूत्र की कमी हो जाती है। कितना पाया जाता है, 44 + XX मादा में पाया जाता है ना, तो क्या होता है इसमें एक गुणसूत्र नहीं पाया जाता, कम हो जाता है। तब
44 प्लस 1 कितना हो जाता है 45। सामान्य पुरुष में या महिला में 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन इस कंडीशन में 45 हो जाते हैं। एक न्यूनता यानी मोनोसोमी के कारण होता है। 46 - 1 45 हो जाता है। अब एक ही एक्स गुणसूत्र है तो वो मादा तो बनेगी एक्स गुणसूत्र की वजह से, लेकिन उस मादा में बहुत सारी असामान्यताएं होंगी, उनका गर्भाशय विकृत होगा, अंडाशय विकृत होगा, वो संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होंगी। अर्थात ये लिंग गुणसूत्रों के लिए मोनोसोमिक होते हैं। कभी कभी एक्स गुणसूत्र के वियोजन के कारण ऐसे अंडे बन जाते हैं जिनमें से एक में तो दोनों एक्स गुणसूत्र पहुंच जाते हैं और दूसरों में एक भी नहीं होता। जब एक्स गुणसूत्र विहीन जो अंडाणु होता है एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु द्वारा निषेचित होता है तो इसके फलस्वरूप XO असामान्य टर्नर सिंड्रोम स्त्री का विकास होता है। इसके लक्षण क्या हैं? इनका कद छोटा होता है, जननांग अल्प विकसित होते हैं, वक्ष चपटा तथा जनद जो होते हैं अनुपस्थित होते हैं या अर्ध विकसित होते हैं, यानी अंडाशय अर्ध विकसित होता है या नहीं पाए जाते हैं। ऐसी स्त्रियां नपुंसक होती हैं, बांझ होती है, जो संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होती हैं। नेक्स्ट आता है खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल। बताइए खाद्य श्रृंखला क्या होती है, खाद्य जाल क्या होता है? खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है फूड चेन। जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी पारितंत्र में क्या होता है, घास को कौन खाता है? घास को खाता है मेंढक, ठीक है, मेंढक को खाता है सांप और सांप को खाता है बाज। तो ये क्या कहलाती है? आहार श्रृंखला। किसी भी पारितंत्र में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं तथा इनकी कुछ मात्रा को संचित कर लेते हैं। इन्हें उत्पादक कहते हैं। जैसे यहाँ पर पौधे उत्पादक हैं। प्राथमिक उपभोक्ता सीधे ही पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता है जो सीधे ही यहाँ पर ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पर कीड़े लगा देंगे। पौधे को खाता है कीड़ा, कीड़े को खाता है मेंढक, क्योंकि मेंढक पौधा नहीं खाएगा। द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को खाकर अपने भोजन को प्राप्ति करते हैं, ये द्वितीयक उपभोक्ता है जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तृतीयक उपभोक्ता जो होते हैं वो द्वितीयक उत्पादक से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और जो टॉप कंज्यूमर होते हैं उच्च उपभोक्ता वो द्वितीयक तृतीयक में से किसी को भी खाकर अपना आहार प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भोजन के स्थानांतरण के कारण एक श्रृंखला बन जाती है। इस श्रृंखला को ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब आता है खाद्य जाल। तो पारिस्थितिक तंत्र में कोई एक जीव किसी एक जीव को नहीं खाता, एक से अधिक जीवों को खा सकता है। जैसे सांप है तो ऐसा नहीं कि सांप सिर्फ चूहे को खाएगा, सांप चूहे को भी खा सकता है, मेंढक को भी खा सकता है, या खरगोश को भी खा सकता है, बिल्ली खा सकता है। तो इससे एक जाल बन जाता है। जैसे देखिए घास है, घास को कौन खाता है? कीड़े। कीड़े को कौन खाएगा? मेंढक। मेंढक को कौन खाएगा? सांप। सांप को कौन खाएगा? बाज। अब देखिए घास को और कौन खा सकता है? घास को खरगोश। क्या खरगोश को सांप नहीं खाएगा या खरगोश को बाज नहीं खाएगा? घास को चूहा खाता है, चूहे को सांप नहीं खा सकता, चूहे को बाज नहीं खा सकता, चूहे को बिल्ली नहीं खा सकता, बिल्ली को बाज नहीं खा सकता। तो देखिए एक जाल बनने लगता है। पारिस्थितिक तंत्र में कोई भी एक जीव किसी एक ही भोज्य स्रोत पर नहीं निर्भर होता, एक से अधिक भोजन कर सकता है। जैसे बाज बिल्ली को भी खा सकता है, चूहे को भी खा सकता है, खरगोश को भी खा सकता है, सांप को भी खा सकता है। तो इससे एक जाल बन जाती है जिसे खाद्य जाल कहते हैं। पढ़ लीजिए। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं पारस्परिक रूप से संबंधित होकर जटिल जाल जैसी संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे खाद्य जाल फूड वेब कहते हैं। खाद्य जाल वह प्रदर्शित करता है कि पारितंत्र में एक उपभोक्ता एक से अधिक भोजन स्रोत का उपयोग करता है। जैसे घास के पारितंत्र में बाज पक्षी कीट को भी खाता है, बाज पक्षी कीट को भी खाता है, मेंढक को भी खाता है, गिरगिट को भी खाता है। किसी एक ही पारितंत्र में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। जितनी अधिक खाद्य श्रृंखला होगी वो खाद्य जाल उतना ही स्थिर होता है, जटिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एलर्जी क्या है? इसके लक्षणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। एलर्जी हमारी प्रतिरक्षा तंत्र का एक विकार होता है। जब हमारी प्रतिरक्षा तंत्र किसी ऐसे बाहरी रोगजनक न कह के बाह्य कारक प्रतिजन कहेंगे, बाह्य कारक या प्रतिजन के प्रति असामान्य रूप से क्रिया करने लगती है तो इसे एलर्जी कहते हैं। कुछ लोगों को फूल के सूंघने से एलर्जी हो जाती है। एलर्जी का कुछ सिम्टम्स होता है, जैसे तुरंत खांसी आना, नाक से पानी आना, आँख में जलन होने लगना, आँख से पानी आने लगना। तो ये एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं। तो कुछ लोगों को ऐसा होता है, वो प्रतिरक्षा तंत्र के विकार के कारण होता है। तो एलर्जी प्रतिरक्षा तंत्र की एक असामान्य प्रक्रिया है जिसमें बाह्य कारक या रोग या बाह्य कारक या प्रतिजन के विरुद्ध हमारी प्रतिरक्षा तंत्र कार्य करने लगती है, जिससे कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे खांसना, छींकना, आँख से पानी आना, नाक से पानी आना। यही एलर्जी कहलाती है। किसी भी प्रतिजन यानी बाह्य कारक
या पर्यावरणीय पदार्थ के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिक्रियाशीलता एलर्जी कहलाती है। यह प्रतिरक्षा तंत्र का एक विशिष्ट रूप है जो बाह्य कारक या प्रतिजन एलर्जिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं, एलर्जन कहलाते हैं। वे तत्व, वे कण, वे पदार्थ जो एलर्जिक प्रक्रिया उत्पन्न करते हैं एलर्जन कहलाते हैं। अब एलर्जन कौन हो सकते हैं? धूल हो सकता है, परफ्यूम हो सकता है, परागकण हो सकता है। एलर्जन के सामान्य उदाहरण धूल की चिचड़ी, परागकण, प्राणी लघुशल्क यानी जो एनिमल डेंडर होते हैं, जैसे कुत्ता बिल्ली आपने पाला है तो उनके शरीर पर जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे हम लोगों के बाल पे जुएँ होते हैं, हमारे तो नहीं है, जिस पे होते होंगे जुएँ, उसी तरीके से मनुष्यों के साथ साथ जंतुओं में भी ऐसे कीड़े पाए जाते हैं छोटे छोटे, तो उन्हें हम प्राणी लघुशल्क कहते हैं। उनसे भी लोगों को एलर्जी होती है। एलर्जी में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो एलर्जी IgE प्रतिरक्षी को उत्पादन को प्रेरित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलर्जी किसके उत्पादन को प्रेरित करता है? IgE क्या है? एक एंटीबॉडी है, इम्यूनोग्लोब्युलिन है। इम्यूनोग्लोब्युलिन जिसका एक प्रकार है E, तो उसको प्रेरित करता है। ये IgE क्या करता है? हमारे मास्ट कोशिकाओं को प्रेरित करता है, उनसे जुड़ जाता है और उनसे एलर्जी उत्पन्न करने वाली कुछ तत्वों का स्राव करता है, जैसे हिस्टामिन, सेरोटोनिन। एलर्जन अब मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन तथा सेरोटोनिन के स्राव को प्रेरित करता है। हिस्टामिन शोथ प्रक्रिया यानी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस है, यानी इसके कारण वह जगह लाल सी हो जाती है और इससे समीप की रुधिर वाहिनियाँ फैल जाती हैं। ऊतकों से द्रव स्राव बढ़ जाता है, जिससे छींकना, पनीली आँखें, सांस लेने में परेशानी, आँख व नाक से पानी आदि जुकाम के लक्षण शुरू हो जाते हैं। फेफड़ों में हिस्टामिन के स्राव से ब्रोंक्यूल्स हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, ब्रोंक्यूल्स सिकुड़ जाते हैं, जिससे फेफड़ों में वायु के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है और सांस लेने में कष्ट होता है, जिसे अस्थमा कहते हैं। ब्रोंकियल एपिथेलियम की श्लेष्मिक कोशिकाओं से श्लेष्मा का स्राव बढ़ जाता है। श्लेष्मा ब्रोंक्यूल गुहा में भरकर श्वसन में बाधा उत्पन्न करती है। त्वचा की एलर्जी में त्वचा फूलकर लाल हो जाती है। ये भी नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक प्रतिरक्षी एंटीबॉडी का सामान्य चित्र बनाइए, नामांकित चित्र बनाइए। अब याद रखिएगा, प्रतिरक्षी अणु में यानी एंटीबॉडी में क्या होता है? 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, जिसमें से 2 होती हैं हैवी चेन और 2 होती हैं लाइट चेन। देखिए 2 हैवी चेन कौन सी है? ये है हैवी चेन, एक हो गई, ये एक हैवी चेन हो गया। दूसरा हैवी चेन ये हो गया, ये हैवी चेन है, 2 हो गए। उसके बाद 2 लाइट चेन, एक ये लाइट चेन है और एक ये लाइट चेन है। तो इस प्रकार से प्रतिरक्षी अणु में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती हैं, 2 बड़े 2 छोटे। ठीक, अब इनके ये दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला आपस में किससे जुड़ी होती हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा, डाइसल्फाइड बंध के द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। ठीक, इतना आप बना लीजिएगा फिगर, क्लियर। आप इसमें नेमिंग कर दीजिएगा कि प्रत्येक चेन में 2 भाग होते हैं, एक होता है वेरिएबल रीजन और एक होता है कांस्टेंट रीजन। यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है, ये पूरा रीजन, ये कहलाता है कांस्टेंट रीजन और ये कहलाता है वेरिएबल रीजन। सेम इसी तरीके से इसमें भी ये कहलाता है वेरिएबल रीजन और ये कहलाता है कांस्टेंट रीजन। लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएगा। वाई शेप होता है, ध्यान रखिएगा। जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है? भारत में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट का नाम लिखिए। जैव विविधता तप्तस्थल क्या होते हैं? मैंने आपको अभी पिछली वाले वीडियो में बताया था कि जैव विविधता हॉटस्पॉट वे क्षेत्र होते हैं, वे क्षेत्र जहाँ पर जैव विविधता अधिक होती है, जीवों की जातियाँ अधिक पाई जाती हैं। दूसरा, वहाँ पर स्थानिक जातियाँ भी बहुत होती हैं। और तीसरा, वो संकट में होती हैं, मानवीय क्रियाकलाप के कारण संकट में होती हैं, नष्ट होने या विलुप्त होने के कगार पर होती हैं। ऐसे स्थानों को जैव विविधता हॉटस्पॉट या तप्तस्थल कहते हैं। इसकी 2 शर्तें होती हैं। एक शर्त ये कि इसमें स्थानिक प्रजातियों की संख्या ज़्यादा होना चाहिए, 1500 से अधिक स्थानिक जातियाँ होनी चाहिए। ऐसी जातियाँ जो उसी स्थान पर पाई जाए, किसी अन्य स्थान पर ना पाई जाए, उन्हें स्थानिक जातियाँ कहते हैं। एंडेमिक स्पीसीज यानी हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होना चाहिए। और दूसरा, वह उसका 70% भाग मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा नष्ट हो चुका हो और 30% भी मानवीय क्रियाकलाप के कारण नष्ट होने के कगार पर हो। तो ऐसे स्थलों को हम तप्तस्थल कहते हैं। पूरे विश्व में कुल 34 हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 36 कर दिया गया है, 36 हो गए हैं। आपके एनसीईआरटी में अभी भी 34 ही इंक्लूड है, 36 कर लीजिएगा। भारत में कितने? 3 हैं। कुछ किताबों में 4 या 5 भी मिल सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है तो 3 है। भारत में 3 है। कौन कौन से? एक है हिमालय। पहले ये देख लीजिए कि जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होता है। ऐसे क्षेत्र
जो जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न हो, यहाँ पर जाति के जीवों की मात्रा बहुत हो, जहाँ प्रजातियों की संख्या की अधिकता हो, स्थानिक प्रजातियाँ भी अधिक हों, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाते हैं। ये ऐसा जैव भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है और वह किसी प्रकार के मानवीय क्रियाकलाप के कारण संकट में आ गया हो। अर्थात ऐसा स्थान जहाँ समृद्ध जैव विविधता तथा विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधों की प्रजातियां अधिकता में पाई जाती हैं, परंतु उनके अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हो, तब तत्स्थल कहलाते हैं। किसी क्षेत्र को जैव विविधता तत्वस्थल घोषित करने के लिए 2 शर्त होना चाहिए। एक तो ये कि उस क्षेत्र में कम से कम 1500 स्थानबद्ध प्रजातियां होनी चाहिए, और दूसरा उनका 70% से अधिक मूल पर्यावास मानवीय क्रियाकलाप के कारण नष्ट हो चुके हैं, और 30 जो बचे हुए क्षेत्र हैं वो भी मानवीय क्रियाकलाप के कारण नष्ट होने के कगार पर हों। विश्व में कुल 34 हॉट स्पॉट पाए जाते हैं, जिसमें से 3 भारत में, एक पूर्वी हिमालय है, इंडो बर्मा हॉट स्पॉट है, पश्चिमी घाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थलीय पौधों की पारिस्थितिक अनुकूलन का वर्णन करिए। अभी इससे पहले भी आपको बताया कि मरुस्थलीय पौधे क्या होते हैं, ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ पर जल की बहुत कमी होती है। तो जल की कमी को रोकने के लिए उनमें कुछ अनुकूलता पाई जाती हैं, जिसके कारण वो उस स्थान पर जीवित रहती हैं। जैसे नागफनी में और नीरियम में, इन सभी में कुछ ऐसी पारिस्थितिक अनुकूलता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इनके पूरी सतह पर क्यूटिकल नामक परत पाई जाती है जो जल की हानि से उन्हें रोकती है। दूसरा, इनमें जो रंध्र होते हैं वो गड्ढों में धंसे होते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो पाए। तीसरा, इनमें पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो। नीरियम जैसे पौधों में उनकी जो बाह्य स्तर होती है वो 1 से अधिक स्तर में होती हैं, जिससे जल की हानि कम हो पाए। ये होती है मरुस्थलीय पौधों की पारिस्थितिक अनुकूलता। मरुस्थलीय पौधों की पत्तियों की सतह पर मोटी उपत्वचा क्यूटिकल पाई जाती है। कुछ पौधों में एपिडर्मिस बहुस्तरीय होता है। पत्तियों में गढ़ती रंध्र, धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की न्यूनतम हानि हो। मांसल पौधों में प्रकाश संश्लेषण में कैम साइकिल पाया जाता है, क्रसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल पाया जाता है, जिसके कारण उनमें दिन में रंध्र बंद होते हैं, रात्रि में खुलते हैं। कुछ मरुस्थलीय पौधों जैसे नागफनी, कैक्टस आदि में पत्तियां नहीं होती, बल्कि वे कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं, अतः वाष्पोत्सर्जन प्रभावी रूप से कम हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण अर्थात भोजन निर्माण का कार्य हरे चपटोत्तना द्वारा होता है। अगला, शराब और अल्कोहल के दुष्परिणाम का वर्णन करिए। शराब और अल्कोहल के दुष्परिणाम क्या है? सबसे ज़्यादा तो ये कि मानसिक कार्य की सभी रूप से मानव को प्रभावित करता है, और यह हमारे कुछ अंगों, महत्वपूर्ण अंगों जैसे लीवर को भी डैमेज करता है। अत्यधिक शराब के सेवन से लीवर सिरोसिस भी हो सकता है। ड्रग और अल्कोहल के तत्कालिक प्रतिकूल प्रभाव, असभ्य व्यवहार, यानी अल्कोहल के प्रयोग से असभ्य व्यवहारता बढ़ जाती है। बहुत सारे आपने केसेस सुने हैं, घर में लड़ाई मारपीट होने लगती हैं। सुना होंगे पति दारू पी के अपनी बीवी को मारता है। तो ये सारी चीज़ें लक्षण उत्पन्न होती है शराब से। बर्बरता, हिंसक बढ़ जाती है, हिंसा के रूप में व्यक्त होती है। ड्रगों की अत्यधिक मात्रा से श्वसनपात, हृदयपात, हार्ट फेल्योर होने के चांसेस होते हैं। मस्तिष्क में रक्तस्राव होने के चांसेस होते हैं। कोमा में जा सकता है व्यक्ति। ड्रगों का संयोजन या अल्कोहल के साथ उनके साथ सेवन का आमतौर पर परिणाम अतिमात्रा होता है। युवाओं में ड्रग और अल्कोहल दुरुपयोग के सबसे सामान्य लक्षण, शैक्षिक क्षेत्र में प्रदर्शन की कमी, यानी आप अगर एग्ज़ाम सही से नहीं गया तो सोचोगे अरे यार बहुत टेंशन, लाओ दारू पी लें, मत करिएगा। ऐसी कंडीशन में ही होती है। शैक्षिक क्षेत्र में जो प्रदर्शन कम होता है तभी युवा उस तरफ जाते हैं, मत जाइएगा, वो गंदा चीज़ है। बिना किसी स्पष्ट कारण के स्कूल या कॉलेज में अनुपस्थिति, व्यक्तिगत स्वच्छता की रुचि में कमी, विनिवर्तन, एकाकीपन, अवसाद, थकावट, आक्रमणशील और विद्रोही व्यवहार, परिवार और मित्रों से बिगड़ते संबंध, शौक की रुचि में कमी, सोने और खाने की आदतों में परिवर्तन, भूख और वजन से भी शरीर घट बढ़ सकता है। किशोरावस्था के दौरान अल्कोहल के सेवन का दीर्घकालिक प्रभाव भी हो सकता है। इससे प्रौढ़ावस्था में बहुत अधिक पीने की लत लग सकती है। ड्रग और अल्कोहल के दीर्घकालिक प्रयोग से तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, और यकृत को क्षति यानी लीवर सिरोसिस होती है। आपका लीवर सड़ सकता है, खराब हो सकता है। ऐसा भी ज्ञात है कि गर्भावस्था के दौरान ड्रगों एवं अल्कोहल का उपयोग गर्भ पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए प्रतिकृति के लिए आवश्यक एंजाइम तथा उनके कार्यों का वर्णन करें। पता है हमारे यहाँ जब हमें एक कॉलेज में लगाया गया था ड्यूटी पर, तो मैं देख रहा था कि एक बच्चा किसी अल्कोहल के दुष्परिणाम के बारे में लिख रहा था। बहुत फनी लिखा था उसने लिखा था कि शराब पीने के लिए उसके साथ में कुछ चाहिए होता है। सुबह जब चक्कर आता है तो नींबू पानी पिया जाता है। तुमने कहा ठीक है बेटा, अच्छी बात है, ऐसे ही लिखो, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आप लोग ये सब फालतू की बातें मत लिखिएगा। डीएनए प्रतिकृति के लिए आवश्यक एंजाइम। डीएनए प्रतिकृति होता क्या है? एक डीएनए से 2 डीएनए का बनना डीएनए प्रतिकृति कहलाता है, यानी डीएनए से डीएनए का बनना ही प्रतिकृति कहलाता है। इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम होता है वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है। डीएनए पॉलीमरेज मुख्य एंजाइम है। डीएनए पॉलीमरेज से ही एक डीएनए से 2 डीएनए का निर्माण होता है।
डीएनए प्रतिकृति में और भी एंजाइम काम करते हैं, जैसे टोपोआइसोमेरेज। ये क्या करता है, डीएनए के प्राकुंडलों को आकुंडलित करता है, यानी जो ऐसे से घूमा होता है उसको सीधा करता है। हेलिकेज एंजाइम है जो डीएनए कुंडली का आकुंडलन करता है। हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको तोड़कर उन दोनों स्टैंड को अलग कर देता है। फिर उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज आता है जो आरएनए प्राइमर का संश्लेषण करता है। इसके बाद आता है डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है, जिससे डीएनए का निर्माण होता है। नेक्स्ट, सूक्ष्म परिवर्धन क्या है, इस विधि द्वारा पौधों के उत्पादन के मुख्य लाभ बताइए। ऊतक संवर्धन क्या होता है, आपको बताया है कि कम समय में अधिक से अधिक पौधे को प्राप्त करने की यह एक विधि है जो किस पर डिपेंड होती है, टोटिपोटेंसी यानी पूर्ण सख्तता पर, कोशिकाओं के पूर्ण सख्तता पर निर्भर होती है, टोटिपोटेंसी पर। टोटिपोटेंसी या पूर्ण सख्तता क्या होता है कि किसी एक कोशिका की ऐसी क्षमता वो विभाजन द्वारा समस्त पौधे का निर्माण कर सके, उसे हम टोटिपोटेंसी या पूर्ण सख्तता कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, किसी पौधे के हम ऊतक को लेते हैं जिसे एक्सप्लांट कहते हैं। उस एक्सप्लांट को हम कल्चर मीडियम में वृद्धि कराते हैं। कल्चर मीडियम मतलब एक ऐसा द्रव जिसमें उसकी वृद्धि के लिए आवश्यक पदार्थ होते हैं। उस कल्चर मीडियम में वह ऊतक वृद्धि करता है, कोशिकाओं का समूह बना लेता है जिसे हम कैलस कहते हैं। कैलस में दो संभावना होती है, या तो उससे जड़ों का विकास हो या तो उससे तने का विकास हो, या तो उससे भ्रूण का विकास हो या तो उससे तने का विकास हो। यदि भ्रूण का विकास होता है तो धीरे धीरे उसमें जड़ और तना विकसित होता है। अगर उससे सीधे तने का विकास होता है तो धीरे धीरे उससे जड़ें भी फूटती हैं। अब धीरे धीरे इनसे क्या होंगे, पौधों का विकास होने लगेगा। उन पौधों को वहाँ से निकाल कर हम अपने खेतों में या गार्डन बगीचे में हम उगा देते हैं, जिससे नए पौधे प्राप्त हो जाते हैं। यह विधि ऊतक संवर्धन कहलाती है, यानी एक ऊतक से हम नया पौधा विकसित करते हैं। इस विधि में पादप कोशिका या कोशिकाओं के समूह, जिसे हम एक्सप्लांट कहते हैं, को लेकर परख नली में रोगाणु रहित परिस्थितियों में उचित पोषक माध्यम की उपस्थिति में नए नए पौधे का निर्माण करते हैं। किसी कोशिका यानी एक्सप्लांट से पूर्ण पौधों की निर्माण की क्षमता पूर्ण सख्तता यानी टोटिपोटेंसी कहलाती है। यहाँ आवश्यक है कि पोषक माध्यम में कार्बन स्रोत जैसे सुक्रोज, कार्बनिक लवण, अकार्बनिक लवण, विटामिन, अमीनो अम्ल तथा वृद्धि नियंत्रक जैसे ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन आदि उपस्थित हों। यानी जो द्रव लेंगे जिसमें उस ऊतक को रखेंगे वृद्धि करने के लिए, उसमें ये सारी चीज़ें होना अनिवार्य है। इस विधि के प्रयोग द्वारा अत्यंत ही कम समय में हजारों पौधों का परिवर्धन संभव हो सकता है। ऊतक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में पौधों को उत्पन्न करने की विधि सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। इनमें प्रत्येक पौधे आनुवंशिक रूप से मूल पादप के समान होते हैं, जहाँ से वे पैदा हुए हैं। यह सोमा क्लोन कहलाते हैं, यानी अपने पौधे के एकदम समान होते हैं। अधिकांश महत्वपूर्ण खाद्य पौधों जैसे टमाटर, केला, सेब आदि का निर्माण बड़े पैमाने पर इस विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि का अन्य महत्वपूर्ण उपयोग है रोग ग्रसित पौधों से स्वस्थ पौधों के उत्पादन में किया जाता है। यदि पादप विषाणु से संक्रमित है तब इसका विभज्योतक विषाणु से अप्रभावित रहता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पौधे का वह कौन सा भाग होता है जो विषाणु के संक्रमण से प्रभावित नहीं होता, वो है शीर्ष विभज्योतक या कक्षीय विभज्योतक, एपिकल मेरिस्टम या लैटरल मेरिस्टम। तो विभज्योतकों में विषाणु का संक्रमण नहीं होता, अतः विभज्योतक को अलग करके उसे इन विट्रो में उगाया जाता है, जिससे विषाणु मुक्त पौधे तैयार किए जा सके। वैज्ञानिकों को केला, गन्ना, आलू आदि संवर्धित विभज्योतक तैयार करने में काफ़ी सफलता मिली है। यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है जिसमें आपको दिखाया गया है। गाजर के छोटे से भाग को हम लेते हैं, जिसे एक्सप्लांट कहते हैं, उसे कल्चर मीडियम में वृद्धि कराते हैं। कोशिका विभाजन होता है। अब इस कल्चर मीडियम में हम क्या लेंगे, उसकी वृद्धि से संबंधित चीज़ें लेंगे, कार्बनिक लवण लेंगे, विटामिन लेंगे और कार्बनिक पदार्थ लेंगे, सुक्रोज वगैरह लेंगे। साथ ही साथ उसमें कुछ हार्मोन्स का ऐड करेंगे, जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन, इन सभी को ऐड करेंगे, जिससे ये कोशिकाएं विभाजित होकर कैलस का निर्माण करती हैं। कैलस से भ्रूण बनता है, भ्रूण से नए पौधे का निर्माण होता है। नेक्स्ट, स्वास्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। स्वास्थानीय संरक्षण यानी जब हम जीवों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में करते हैं। जैसे जंगल में अगर हम बाघ का, शेर का हम देख रेख करने लगें तो हम कहेंगे वो स्वास्थानीय संरक्षण है। लेकिन अगर उन बाघों को, शेरों को निकाल कर हम चिड़ियाघर में ले आकर उनका देख रेख करेंगे तो यह कहलाता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। यानी स्वास्थानीय संरक्षण क्या होता है कि जब वन्य जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण प्रदान किया जाता है, और इस प्रकार के संरक्षण के लिए प्राकृतिक वनों, चारागाहों, मैदानों, नदियों, झीलों आदि का भी संरक्षण आवश्यक हो जाता है। यानी जिस जंगल में वो रह रहे हैं उस जंगल में जो भी चीज़ें पाई जा रही हैं, वन पाया जा रहा है या वहाँ के चारागाह हैं, मैदान है, झील हैं, उनका भी संरक्षण मनुष्य करने लगता है, तब वो स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आता है। और इन प्राकृतिक आवासों स्थानों को निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, यानी कोई भी मानवीय क्रियाकलाप इस जगह पर नहीं की जाती। स्वास्थानीय संरक्षण के अंतर्गत क्या आता है, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, पवित्र उपवन। यानी जो राष्ट्रीय उद्यान बने जाते हैं बड़े बड़े, वो प्राकृतिक रूप से बने होते हैं, मनुष्य नहीं बनाता। चिड़ियाघर मनुष्य बनाता है, लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क हैं, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, तो ये सभी प्राकृतिक हैं। इन्हें चारों तरफ से बस घेर दिया जाता है मनुष्य के द्वारा और उसमें उन जीवों का संरक्षण किया जाता है। और देखा जाए तो चारों तरफ से घेरते भी नहीं है, मैंने देखा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कुछ भी बाउंड्री नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए,
बाह्य स्थानीय संरक्षण, यानी जब हम जंगली जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से निकालकर चिड़ियाघर में ले आकर उनका संरक्षण करने लगे तो ये कहलाता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। इस संरक्षण में संकटोत्पन्न जंतुओं बाधकों को उनके प्राकृतिक आवास से निकालकर एक विशेष स्थान पर उनकी अच्छी देखभाल की जाती है, सावधानीपूर्वक संरक्षित किया जाता है। जंतु उद्यान यानी जूलॉजिकल पार्क, वनस्पति उद्यान यानी बॉटेनिकल गार्डन्स, वन्य जीव सफारी पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क का यही उद्देश्य है, इन सभी को बनाया गया है। यानी जूलॉजिकल पार्क, बॉटेनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी, ये सभी बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। आज भी बहुत से ऐसे जंतु जो विलुप्त हो चुके हैं इन स्थानों पर आज भी देखे जा सकते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो मादा जनन तंत्र कैसे बनाएंगे? सिंपली आपको सारी चीज़ें प्रदर्शित करनी होंगी। यहाँ पर एक मैं ट्रायल आपको दे देता हूँ, शुरुआत ऐसे करिएगा, ठीक है। आपको भी पता है कि आप कोई आर्टिस्ट नहीं हो, बस आपसे एग्जामिनर जानना चाहता है कि क्या आपको संरचनाओं के बारे में पता है या नहीं, इसीलिए नामांकित चित्र की बात की जाती है। तो आप इस तरह से भी बना सकते हो। यहाँ पर आप बना देना, आप पेंसिल का प्रयोग करिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। ये हो गया अंडाशय जो जुड़ा होता है एक झिल्ली द्वारा, अंडाशय, ठीक है। उसके बाद ये आपका फैलोपियन ट्यूब है और उसके बाद ये है आपका गर्भाशय। अब बस आपको नामों को अंकित करना होगा। कैसे करेंगे देख लीजिए, नाम याद कर लीजिए। ये क्या है? फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका, या इसे डिंब वाहिनी नलिका भी कहते हैं, डिंब वाहिनी नलिका भी कहते हैं। अब इसके भी कुछ पार्ट होते हैं। अब ये है अंडाशय, अभी बताते हैं उसका। ये है अंडाशय, अंडाशय दो होते हैं, एक इधर एक इधर। ये क्या है आपका? गर्भाशय, जिसे वोम्ब भी कहते हैं, गर्भाशय, वोम्ब, या इसे यूटेरस भी कहा जाता है, यूटेरस। फैलोपियन नलिका के भी कुछ भाग होते हैं, जैसे इसे कहते हैं फिम्बरी, इसे कहते हैं इनफंडिबुलम, इसे कहते हैं एम्पुला, इसे कहते हैं इस्थमस, ठीक। उसके बाद ये गर्भाशय हो गया। यहाँ पर आपका सर्विक्स रीजन होता है, सर्विक्स। उसके बाद आपका योनि होता है, वेजाइना। गर्भाशय के 3 स्तर बता सकते हैं, लिख दीजिएगा। पहला स्तर होता है पेरीमेट्रियम, दूसरा होगा मायोमेट्रियम, तीसरा होगा एंडोमेट्रियम। बस यही आपको बनाना है, मुश्किल से 20 सेकंड का समय लगेगा बनाने में। अगला क्वेश्चन, मानव अंडाशय का नामांकित चित्र बनाइए। मानव अंडाशय का नामांकित चित्र में थोड़ा सा जटिलता है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। आप इसमें बताइएगा कि मानव का अंडाशय इस तरह से दिखाई देता है और उसमें का मासिक चक्र को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे प्राथमिक पुटिकाएँ होती हैं जो विकसित होकर प्राइमरी पुटिका में बदलती हैं और उससे फिर द्वितीयक पुटिका बनती है, द्वितीयक से फिर तृतीयक पुटिका बनती है और उससे बनता है परिपक्व पुटिका। परिपक्व पुटिका जब फट जाता है तो उससे अंडाणु मोचित हो जाती है, जिसे अंडोत्सर्ग कहते हैं। और बचे हुआ जो अवशेष होता है परिपक्व पुटिका का, वो कहलाता है कार्पस ल्यूटियम, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम कहलाता है। और इस तरह से आप बना सकते हैं। पारजीनी जंतु क्या है? तो अभी वही चीज़ बताए हैं कि वे जंतु जिनके जीन्स को आनुवंशिकी अभियांत्रिकी द्वारा रूपांतरित किया गया है, परिवर्तित किया गया है, जिससे उनमें वांछित गुण उत्पन्न हो सके, पारजीनी जंतु कहलाते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहलाते हैं। ऐसे जंतु जिनके डीएनए में पुनर्योगज डीएनए तकनीक द्वारा अतिरिक्त जीन प्रवेश करा दिया जाता है जो अपना लक्षण व्यक्त करते हैं, उसे पारजीनी जंतु कहते हैं। एक जीन जिसे एक कोशिका या जीव में प्रवेश किया जाता है। अब देखें यहाँ पर जीन के परिवर्तन की बात नहीं की गई है, इसमें बात की गई है किसी अतिरिक्त जीन को उस जीव में इंजेक्ट करा दिया जाए। तो वो जो जीन है, बाहरी जीन जिसे हम किसी जंतु में इंजेक्ट कराते हैं, वो जीन कहलाता है ट्रांसजीन। जीव जो कि इस बाह्य जीन को धारण करता है पारजीनी या ट्रांसजेनिक जंतु कहलाता है। इन्हें आनुवंशिक रूपांतरित जीव भी कहते हैं। सबसे पहला पारजीनी जंतु चूहा था और अब तक भी सबसे ज़्यादा जो पारजीनी जंतु बनाएगा वो चूहा ही है। पारजीनी चूहे, खरगोश, सुअर, भेड़, गाय और मछलियाँ आदि पैदा हो चुकी हैं। इसके बावजूद उपस्थित पारजीनी जंतु में 95% से अधिक चूहे ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभासी फल या वास्तविक फल क्या है? तो आभासी फल, देखिए फल का निर्माण किससे होता है? आपको पता है कि फल का निर्माण होता है
इस भाग से, अंडाशय से, अंडाशय से फल का निर्माण होता है। अंडाशय से फल का, जब किसी भी फल का निर्माण अंडाशय से हो तब उसे हम सत्य फल या वास्तविक फल कहेंगे। लेकिन अगर अंडाशय के अलावा किस पुष्प के किसी अन्य भाग से, जैसे पुष्पासन से, उसके कैलिक्स यानी कि दल या बाह्य दल से, अन्य भाग से जब उसका पुष्प फल का निर्माण होता है तब उसे हम आभासी फल कहते हैं। तो अंडाशय से बनने वाले फल को सत्य फल कहा जाता है, परंतु कुछ पौधों में फल के निर्माण में अन्य भाग भी लेते हैं, जैसे पुष्पासन, दलपुंज, बाह्य दलपुंज आदि भाग लेते हैं। ऐसे फल को असत्य फल या कूट फल, फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। जैसे सेब क्या है, एक असत्य फल है जिसका निर्माण होता है पुष्पासन से। सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी बिना निषेचन के फल की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहलाए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनिषेक फलन क्या होता है, तो अनिषेक फलन मतलब बिना निषेचन के फल का निर्माण अनिषेक फलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीन उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? जीन उत्परिवर्तन का मतलब होता है कि जीन में कोई गड़बड़ी हो जाना। जीन क्या होता है? डीएनए पर उपस्थित नाइट्रोजन क्षारकों का समूह ही जीन कहलाता है। अलग अलग जीन के अपने अलग अलग नाइट्रोजन क्षारकों का समूह होता है, संख्या होता है, तो उस नाइट्रोजन क्षार में परिवर्तन आ जाना जीन उत्परिवर्तन कहलाता है। जीन संरचना में किसी प्रकार का बदलाव जीन उत्परिवर्तन कहलाता है। प्रायः क्षारकों में हुए उलटफेर से उत्पन्न होता है और निम्न प्रकार का होता है। जैसे बताया ना कि मान लो GAATTC था, उसका दूसरा स्टैंड है CTTAAG है, तो मान लो यहाँ पर A की जगह पर क्या आ जाए, यहाँ पर A की जगह पर C आ जाए, ठीक है, A की जगह पर C आ जाए, तो यहाँ पर भी ये बदल जाएगा, क्या आ जाएगा, G हो जाएगा। तो ये कहलाता है उत्परिवर्तन। ठीक, अब उत्परिवर्तन कई प्रकार से होते हैं, जैसे प्रतिस्थापन, किसी के स्थान पर कोई आ जाए, जो अभी बनाए हैं कि एक डीएनए अणु में एक अधिक क्षार युग्मों का अन्य क्षार युग्मों से प्रतिस्थापन हो जाए। जैसे यहाँ पर A था, यहाँ पर T था, तो A किसके कारण प्रतिस्थापित हो गया, C के द्वारा प्रतिस्थापित हो गया, तब इसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन। इसमें एकल क्षार युग्म परिवर्तन को बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। अगर एक किसी नाइट्रोजन क्षार में ही केवल परिवर्तन होता है तब इसे बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। अगर एक से अधिक नाइट्रोजन क्षार में उत्परिवर्तन होता है तो वो सामान्य उत्परिवर्तन होगा। एक ही नाइट्रोजन क्षार का बदलाव यहाँ पर हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, बिंदु उत्परिवर्तन, जिसका उदाहरण है सिकिल सेल एनीमिया यानी दात्र कोशिका अरक्तता रोग। विलोपन यानी किसी कोई एक नाइट्रोजन क्षार गायब हो जाए तब ये कहलाता है विलोपन। जैसे यहाँ पर G होना चाहिए था, वो गायब हो गया, ये कहलाता है विलोपन। एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में एक या एक से अधिक क्षारकों की हानि विलोपन कहलाती है। इससे पूरा कोडिंग फ्रेम बदल जाता है, इसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी कहते हैं। निवेशन, मान लो यहाँ पर ये है, एक और कोई आ जाए, एक और नाइट्रोजन क्षार आ जाए, तब इसे कहते हैं निवेशन, एडिशन। एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में एक या अधिक क्षार का जुड़ना निवेशन कहलाता है। इसको भी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं, क्योंकि इससे भी रीडिंग फ्रेम बदल जाती है। नेक्स्ट आता है समजात और असमजात अंग क्या होता है। समजात अंग क्या होते हैं? वे अंग जिनके कार्य तो भिन्न भिन्न हैं लेकिन उनकी मूल संरचना यानी हड्डियों का पैटर्न सेम है। जैसे मनुष्य के हाथ, चमगादड़ के हाथ, घोड़े की अगली टांग, शेर की अगली टांग, इनमें आप देखेंगे तो पैटर्न समान है। यानी हमारे पास भी क्या, एक ह्यूमरस है, एक रेडियस है, एक अल्ना है, दो यहाँ पर है, एक हड्डी यहाँ पर है, फिर कार्पल्स है, फिर मेटाकार्पल्स है, फिर फैलेंजेस है। तो ऐसे ही हड्डियों का पैटर्न चमगादड़ के उनके अगले पंख में, उसके बाद घोड़े के अगली टांगों में, शेर के अगली टांगों में, वही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे अंग समजात अंग कहलाते हैं, जिनकी मूल प्रवृत्ति, मूल उत्पत्ति समान होती है लेकिन कार्य भिन्न होते हैं। जैसे हम हाथ का प्रयोग कुछ भी करने में कर सकते हैं, घोड़े सिर्फ दौड़ने में कर सकते हैं, चमगादड़ उड़ने में करता है, तो कार्य भिन्न होता है लेकिन संरचना समान होती है। तो ऐसे अंग समजात अंग कहलाते हैं। असमजात अंग क्या कहलाते हैं? जिनकी आंतरिक संरचना अलग अलग होती है लेकिन कार्य समान होता है। जैसे कीट के पंख, पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख, चमगादड़ स्तनधारी कहलाती है, पक्षी के अंतर्गत नहीं आता, स्तनधारी होता है। तो इनमें जो पंख देखेंगे तो पंख सभी के पास से सब उड़ते हैं, लेकिन कीट के पंख का जो आंतरिक संरचना है वो चिड़िया के पंख से अलग होती है। उनमें हड्डियों का पैटर्न अलग है, इनमें हड्डियों का पैटर्न अलग है, चमगादड़ की हड्डियों का पैटर्न अलग है। तो ये क्या कहलाती है? असमजात अंग। समझात अंग देखिए, विभिन्न जंतुओं के वे अंग जिनकी मूल संरचना समान हो, परिवर्तन समान हो, परंतु वातावरण के अनुसार विभिन्न कार्यों के लिए वे अनुकूल हो गए हों, ऐसे अंगों को समझात अंग कहलाते हैं। जैसे पक्षी के पंख, सील के फ्लिपर, वेल के चप्पू, चमगादड़ के पंख, घोड़े के अगली टांग, मनुष्य के हाथ। इन सभी के कंकाल की मूल संरचना समान होती है क्योंकि सभी में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, अंगुलोस्थ्यां यानी फैलेंजेस पाई जाती हैं, परंतु सभी का कार्य भिन्न होता है। जैसे पक्षी तथा चमगादड़ उड़ने के लिए, वेल का चप्पू, सील का फ्लिपर तैरने के लिए, घोड़े के अगली टांग दौड़ने के लिए, मनुष्य का हाथ वस्तु को पकड़ने में काम आता है। समरूप अंग या असमजात अंग या समरूप अंग क्या कहलाता है? विभिन्न जंतुओं के वे अंग जो देखने में समान होते हैं किंतु उनका कार्य समान
समान कार्य होता है, लेकिन उनकी मूल संरचना उद्भव क्या होती है, भिन्न होती है, असमान होती है, समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे चिड़िया के पंख, कीट के पंख, चमगादड़ के पंख, ये सभी पंख हैं, उड़ने का काम करेंगे, लेकिन सभी का पैटर्न अलग अलग है, सभी में हड्डियों का पैटर्न अलग अलग है। आखिरी आता है टिप्पणी। क्लोनिंग संवाहक क्या है, क्लोनिंग स्थल क्या है, अपूर्ण प्रभाविता क्या है, सप्रभाविता क्या है, जीन विनिमय क्या है, अमीबता क्या है, टाइफाइड क्या है, मलेरिया क्या है, अंतः प्रजनन क्या है, जैविक चोरी क्या है। तो देख लीजिए क्लोनिंग संवाहक क्या होता है। क्लोनिंग संवाहक यानी हम किसी ऐसे छोटे डीएनए का प्रयोग करते हैं किसी जीन को उसमें जोड़कर किसी जंतु में पहुंचाने के लिए, तो वो कहलाता है क्लोनिंग संवाहक। जैसे प्लाज्मिड बैक्टीरियोफेज का प्रयोग करते हैं। क्लोनिंग संवाहक एक छोटा डीएनए अणु होता है जो किसी उचित पोषक कोशिका में स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति कर सकता है और जिसमें किसी विदेशी डीएनए को जोड़ा जा सकता है। जैसे प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज के डीएनए का वाहक डीएनए के रूप में उपयोग किया जाता है। अभी भी प्लाज्मिड का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। क्लोनिंग स्थल क्या होता है, इसी क्लोनिंग वाहक पे यानी प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज पर वो स्थल जहाँ पर हम किसी जीन को जोड़ सकते हैं, किसी विदेशी जीन को जोड़ सकते हैं, क्लोनिंग स्थल कहलाता है। प्लाज्मिड पर विजातीय या विदेशी डीएनए के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा पहचाने गए स्थलों को प्रतिबंधन स्थल कहते हैं। इन स्थलों पर क्षार युग्मों को पैलेंड्रोमिक अनुक्रम होता है। किसी संवाहक में कम से कम एक प्रतिबंधन स्थल होना अति आवश्यक है। जैसे कि प्लाज्मिड संवाहक PBr322 में हिंद 3rd, बाम H1, साल 1, PVU 2nd, EcoR1 आदि प्रतिबंधन स्थल पाए जाते हैं। अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है, आपने प्रभाविता का नियम पढ़ा है कि जब प्रभावी लक्षण का जीन और अप्रभावी लक्षण का जीन साथ में होता है तो सिर्फ प्रभाविता वाला ही लक्षण अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। जैसे कैपिटल T स्मॉल t है तो केवल प्रभावी लक्षण ही यानी लंबा पौधा ही बनेगा, ये नहीं बनेगा क्योंकि ये इस पर प्रभावी होता है। अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है, जब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपूर्ण प्रभाविता प्रदर्शित करते हैं। जैसे कैपिटल R स्मॉल r यानी किसी ऐसे पौधों में जैसे गुलाबांस का पौधा हो गया, स्नैपड्रैगन, एंटीराइनम मैजस, 4 o'clock प्लांट, ये सभी जो पौधे हैं इनमें जो पुष्प उत्पन्न होती है उनमें अपूर्ण प्रभाविता देखी जाती है। यानी जब ये कंडीशन होता है, देखिए जब कैपिटल R होगा तब तो बनता है लाल पुष्प, और जब स्मॉल r होता है बनता है सफ़ेद पुष्प। लेकिन अगर कैपिटल R स्मॉल r है तब क्या होता है, R की वजह से लाल बनना चाहिए मेंडल के नियम के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये प्रभावी लक्षण है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये अपूर्ण रूप से प्रभावी होता है और इससे जो पुष्प बनता है वो गुलाबी रंग का बनता है। इसे कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता, यानी जो प्रभावी लक्षण है वो पूरी तरीके से प्रभावी नहीं हो पाता। इस कंडीशन को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। देख लीजिए जब किसी जीन के विषम युग्मजी हो, विषम युग्मजी का मतलब ये अवस्था सम युग्मजी कहलाती है, ये अवस्था विषम युग्मजी कहलाती है। विषम युग्मजियों में उत्पन्न लक्षण प्रारूप उस जीन के दोनों वैकल्पियों के लिए समयुग्मजीव में उत्पन्न लक्षण प्रारूप का मध्यवर्ती होता है, यानी लाल और सफ़ेद का आधा गुलाबी होता है, मध्यवर्ती होता है। तो इस दशा को अपूर्ण प्रभाविता तथा ऐसे विकल्प को अपूर्ण प्रभावी कहते हैं। अर्थात जब प्रभावी और अप्रभावी दोनों एनिल एक साथ होते हैं तब एक नया फेनोटाइप बनता है जो प्रभावी एवं अप्रभावी के मध्य का होता है। उदाहरण मीठी मटर यानी लेथाइरस ओडोरेंट्स, गुलाबांस पौधा मिराबिलिस जिलापा या 4 o'clock प्लांट, एंटीराइनम मैजस में लाल पुष्पों वाली तथा सफ़ेद पुष्पों वाली उपजातियों के बीच जब संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में गुलाबी रंग के पुष्प उत्पन्न होते हैं। इनमें स्वपरागण कराने पर F2 में लाल गुलाबी और श्वेत पुष्पों का अनुपात 1:2:1 आता है। नेक्स्ट सहप्रभाविता क्या होता है, संप्रभाविता क्या होता है। देखिए दो जीन, प्रभावी जीन जब साथ साथ अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं, जैसे मान लो कैपिटल T स्मॉल t है तो इसमें एक ही लक्षण अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा, ये लक्षण प्रदर्शित नहीं करता, ये आपने पढ़ा है मेंडल के नियम में। लेकिन जब दो जीन कैपिटल IA कैपिटल IB साथ साथ अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं, इसके कारण प्रतिजन A बनता है, इसके कारण प्रतिजन B बनता है और AB रक्त समूह, AB ब्लड ग्रुप बनता है, तब इसे कहते हैं सप्रभाविता। सप्रभाविता वह स्थिति है जिसमें किसी विषम युग्मजीव के दोनों एलिल्स पूर्णतः अभिव्यक्त होते हैं, फलस्वरूप F1 संतति दोनों जनकों से समान होते हैं। उदाहरण मनुष्य में ABO रक्त समूह का निर्धारण के लिए जीन कैपिटल I द्वारा होता है। इस जीन के 3 एलील होते हैं, IA, IB और स्मॉल i। ABO रुधिर वर्गों के वंशांतर के नियंत्रण करते हैं। एक व्यक्ति में इन 3 एलील में से कोई 2 एलील्स उपस्थित होते हैं। जब एलील IA व IB साथ उपस्थित होते हैं तो दोनों समान रूप से अपना लक्षण अभिव्यक्त करते हैं और रक्त समूह AB के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट देखिए जीन विनिमय क्या होता है। देखिए अर्धसूत्री विभाजन के समय ऐसी प्रक्रिया होती है जब दो समजात गुणसूत्रों के बीच जीनों का आदान प्रदान होता है, वही प्रक्रिया जीन विनिमय कहलाती है। जीन विनिमय दो समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों के आदान प्रदान के लिए होता है और समजात गुणसूत्रों के असंतति अर्धगुणसूत्रों के बीच विनिमय होता है। अमीबियासिस या अमीबिता क्या होता है, ये एक रोग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमीबिता या अमीबियासिस क्या होता है, तो यह एक रोग है जो होता है एंटीमीबा हिस्टोलिटिका नामक
अमीबा के कारण, एंट अमीबा हिस्टोलेट का कारण। ये कहाँ पहुँचती है? हमारे बड़ी आंत में पहुँचती है, घाव कर देती है, खूनी पेचिश होता है, ये सारे इसके लक्षण होते हैं। ये एक प्रोटोजोआन है, मनुष्य के एक वृहत आंत यानी बड़ी आंत में पहुंचकर आंत में हिस्टोलाइटिक एंजाइम का स्राव करके घाव पैदा करता है, जिससे घाव में रक्त, म्यूकस आदि मल के साथ पेचिश के रूप में बाहर आता है। ये परजीवी पट्टिकाओं के रूप में रोगी के मल के साथ बाहर आता है। घरेलू मक्खियाँ इस रोग का वाहक होती हैं, क्योंकि घरेलू मक्खियाँ उन मल मूत्र पर बैठती हैं और फिर खाने वाले स्थान पर बैठती हैं, जिससे उसका अंडा पहुँच जाता है खाने में। खाने को खाने से किसी अन्य व्यक्ति को हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति के मल से खाद्य और खाद्य पदार्थों तक लेकर जाकर उन्हें संदूषित करती है मक्खियाँ। मल पदार्थों द्वारा संदूषित पेयजल और खाद्य पदार्थ संक्रमण के प्रमुख स्रोत हैं। इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं कब्ज, उदरीय पीड़ा, ऐंठन, अत्यधिक श्लेष्मयुक्त और रक्त के थक्के वाला मल इस रोग का प्रमुख लक्षण होता है। सामान्य पेचिश अलग है, लेकिन उसे डिसेंट्री कहेंगे, लेकिन ये जो है अमीबी पेचिश का मुख्य लक्षण होता है कि पेचिश में खून का जरूर आना। टाइफाइड रोग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण, और ये बैक्टीरिया छोटी आंत में पाई जाती हैं और इसके कारण छोटी आंत में पहुंचती हैं, अपना लक्षण प्रदर्शित करती हैं। तेज बुखार होता है, उच्च ज्वर होता है इस रोग में, कमजोरी, अमाशय में पीड़ा, सिर दर्द होता है, भूख न लगना, पूरे शरीर में दर्द, गंभीर मामलों में आंत में छेद और मृत्यु भी हो सकती है। ये कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में पाया जाता है। रक्त द्वारा रुधिर के अन्य अंगों में भी पहुँच जाता है। मक्खियाँ इस रोग को फैलाने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। टाइफाइड के परीक्षण कौन सा परीक्षण कराया जाता है टाइफाइड के कन्फर्मेशन के लिए? तो विडाल टेस्ट कराया जाता है। नेक्स्ट देखिए मलेरिया रोग। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? मलेरिया रोग किसी मच्छर के कारण नहीं होता, मच्छर के कारण फैलता है। मलेरिया रोग होता है प्लाज्मोडियम के कारण। इस प्लाज्मोडियम के कई टाइप होते हैं। रोगजनक है प्लाज्मोडियम, इसके कई टाइप होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, जिसमें से सबसे ज़्यादा घातक है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। इसके कारण जो मलेरिया होता है उसे दुर्दम मलेरिया या मैलिग्नेंट मलेरिया कहते हैं, जिसके कारण मृत्यु तय होती है। इस रोग का रोगवाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होती है। मच्छर इस रोग को फैलाने में काम करती है। इस रोग का लक्षण होता है कपकपी आना, ठंड लगना, साथ तेज बुखार, 105 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। इस रोग में तेज सिर दर्द और शरीर में दर्द होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया अंतः प्रजनन यानी इनब्रीडिंग क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। एक ही नस्ल के अधिक निकटस्थ व्यक्ति, एक ही नस्ल के काफ़ी क्लोजली जो व्यक्तियाँ हैं उनके मध्य कम से कम 4 से 6 पीढ़ी जब हम प्रजनन कराते हैं उसे हम अंतः प्रजनन कहते हैं। उनके संतानों को अंतः प्रजाति समष्टि कहते हैं, इनब्रीडिंग पॉपुलेशन कहते हैं। अंतः प्रजनन में आवश्यक है कि नर एवं मादा अलग अलग आबादी से होने चाहिए। आखिरी क्वेश्चन, जैविक चोरी या बायोपायरेसी क्या है? विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों की जो जैविक चीज़ें हैं उनकी चोरी कर लेना। जैसे अमेरिका के राइसटेक कंपनी ने भारत के बासमती चावल की चोरी कर ली, उसको अपने नाम से पेटेंट करा लिया, उसी को कहते हैं जैविक चोरी। हल्दी, हमने बताया कि हल्दी में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, अमेरिका की किसी कंपनी ने पेटेंट करा लिया कि हल्दी में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी ये हमने खोजा है, लेकिन यह भारत में खोजा गया था। तो किसी एक देश की संसाधनों को चोरी कर लेता है कोई विकसित देश या कोई अन्य देश, तब उसे हम जैविक चोरी कहते हैं। मामला थोड़ा बड़ा है, इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि अब टाइम हो रहा है। आप लोगों को मैंने बोला था 4 बजे अपलोड कर देंगे, 4 बज ही गया पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। तो ये 20 लघु त्रि प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जरूर पढ़िएगा, एक बार जरूर नज़र लगाइएगा और एक बार जरूर आप इसको समझ कर जाइएगा। कल आपका एग्ज़ाम है, बेस्ट ऑफ लक। सभी बिहार के छात्रों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद कि आप एकदम लिख के आओ, कुछ भी बचे ना, और 100 में 100 नंबर पूरा लाना है आपको, ये आपका टारगेट है, ठीक है। आप अपने साथ साथ अपने परिवार का भी नाम रोशन करिए, हमारा भी नाम रोशन करिए, ठीक है। और अभी आगे आपको इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी प्रोवाइड कराया जाएगा। अभी आपको वैकल्पिक प्रश्न भी शाम तक करा दिया जाएगा, आप इसको पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है। धन्यवाद।